कहीं और जगह से अप्रेंटिसशिप किए तो आपको ये रिजर्व सीट नहीं मिलेगा। इससे 25,000 सीटों की संख्या हो सकती है। 3 में केवल 10वीं पास रहेगा क्वालिफिकेशन, बाकी में ITI के साथ होना चाहिए। टोटल भर्ती का जितना भी भर्ती है लगभग 25,000 भर्ती आने वाला है। 25,000 का 90% के आसपास पद आपके लिए रिजर्व रहेगा। किसके लिए? ITI और अप्रेंटिसशिप के लिए। अगर ITI टेक्निकल इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो फिर जो 10वीं वाले बच्चे हैं उनको अलग से फॉर्म भरवाना पड़ेगा, अलग से एग्जाम लेना पड़ेगा। डी वालों को सैलरी कितने मिलता है? नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की जो भर्ती आने वाली है 2024 में। इसके सिलेबस पैटर्न पे हम बात करेंगे कि सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, सीटों की संख्या कितनी रहेगी, सैलरी क्या मिलेगा और इसके लिए हम तैयारी कैसे करें। अप्रेंटिसशिप वाले जो बच्चे हैं उनको क्या करना होगा, उनको क्या छूट मिलता है, तमाम जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। मतलब इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो ग्रुप डी को लेकर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और तैयारी भी आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो छोटा सा ऐड ब्रेक है, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2024 का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस पे बहुत सारे कोर्सेस आपको दिखाई देगा और इसमें आप रेलवे ग्रुप डी को लेकर जो कोर्स आप लेना चाहते हैं यहां से ले सकते हैं। सर्च कोर्स में जाकर ग्रुप डी डालिएगा, ये कोर्स आपको दिखाई देगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे LP टेक्नीशियन की बात करें, CBT 1 के लिए स्पेशल है, ड्राइंग और साइंस के लिए स्पेशल है, ट्रेड का आपको कोर्स मिल जाएगा, फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, तमाम कोर्सेस आपको यहां पर दिखाई देंगे। हम बेस्ट हैं, इसलिए इजी वे कोचिंग बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये पूरे भारत का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला कोचिंग है ITI के फील्ड में। आज ITI के बच्चे यहां से पढ़कर इसरो, DRDO, बार्क, सेल, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तमाम जगह नौकरी कर रहे हैं। रेलवे में एक छत्र राज है मेरा। अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में सरकारी नौकरी ले लें तो आपके लिए इजी वे कोचिंग बेहतर चॉइस हो सकता है। आइए मेन मुद्दे पे, जो हमारी भर्ती आने वाली है, ठीक है, इसको लेवल 1 बोला जाता है, ठीक है ना, लेवल 1 बोला जाता है या ग्रुप डी बोलिए, ठीक है, लेवल 1 और ग्रुप डी 7 CPC पे मैट्रिक्स होता है इसका, ठीक है। और इसकी जो संभावित तिथि है, ये भर्ती आने का जो संभावित तिथि है वो है अक्टूबर-दिसंबर 2024। जैसा कि रेलवे ने कैलेंडर जारी करके बताया है कि हम हर साल अक्टूबर और दिसंबर में लेवल 1 ग्रुप डी की हम भर्ती लेंगे। देखिए यहां पे पिछला 2018 में जो भर्ती निकाला गया था उसका डेटा है। 18-19 में लेवल 1 की जो भर्ती निकाली गई थी उसका डेटा यहां पे। टोटल जो RRB था सीरियल नंबर 1 से लेकर 16 तक, देख सकते हैं 16 RRB में भर्ती निकाली गई थी और सीटों की कुल संख्या था 1,03,769, ठीक है। और इन 1,03,769 सीटों पे 20% रिजर्वेशन दिया गया था। जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए थे उनके लिए स्पेशल 20% सीटें रिजर्व कर दी गई थी और ये एक बेनिफिट था कि 20% आपके लिए रिजर्व है, इसमें कोई नहीं ढुकेगा, केवल अप्रेंटिसशिप वाले ही बच्चे जाएंगे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं। बाहर से कहीं से भी किए होंगे तो आपको ये कोटा में प्रवेश नहीं मिलेगा। केवल रेलवे वाले बच्चे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए उनके लिए सीटें रिजर्व था, ये लगभग 20% था। अगर आपका नंबर बहुत अच्छा है, 20% सीटें फुल हो गई है, तो आपको जनरल में जो भर्ती था 1,03,769, इसमें भी आपको मौका दिया जाता था, ठीक है, दिया जाएगा भी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब बात होती है कि इस साल कितना भर्ती आएगा, इस साल कितना भर्ती आने वाला। तो जो ALP असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की जो भर्ती निकाली गई है पिछला 2018 के कंपेयर करके देखा जाए तो आपको जो भर्ती देखने को मिल सकता है 20 से 25,000 तक, 20 से लेकर 25,000 तक सीटों की संख्या हो सकती है, ठीक है। 20 से 25,000 सीटों की संख्या हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि रेलवे बोला कि हम हर साल भर्ती लेकर आएंगे। तो हर साल भर्ती लेकर आएगा तो 1 लाख सीट तो नहीं आने वाला, ये कंफर्म हो चुका है। इतना ही सीट रहेगा और ये कम सीट नहीं है। अगर हर साल भर्ती दे तो ये भी कम नहीं है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में ITI भी रहेगा और 10वीं पास भी रहेगा, दोनों के लिए अलग अलग पद निकाले जाएंगे, है ना। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में ITI लागू है, कंफर्म है, लेकिन कुछ ऐसे भी पद है जहां पे ITI नहीं रहेगा, केवल 10th पास रहेगा। तो यहां पर समझ लेते हैं हम कि भाई कौन कौन से पद होते हैं। तो टोटल जो पद होते हैं, डेजिग्नेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, 1 से लेकर 17 तक है। 17 टाइप के यहां पे पद होता है, 1 से 17 यहां सीरियल नंबर है, मतलब 17 टाइप के ग्रुप डी में पद निकाले जाते हैं, ठीक है। इसमें जो मैकेनिकल वाला है पार्ट है, ठीक है,
मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, ठीक है ना, ट्रैफिक वाला नहीं, सिग्नल एंड टेलीकॉम वाला, इंजीनियरिंग वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, और जितना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिख रहा है ना, ये सब में आईटीआई लागू रहेगा। इस सब में क्या रहेगा? आईटीआई लागू रहेगा। आप समझ सकते हैं 17 में से मात्र हम बात करें 1 और 2 और 3 में केवल 10वीं 10th पास क्वालिफिकेशन रहेगा। ये 3 में मात्र, ठीक है ना, ये 3 में, स्टोर में, ट्रैफिक में, और यहां पे मेडिकल में, ये 3 में केवल 10वीं पास रहेगा क्वालिफिकेशन। बाकी में आईटीआई के साथ होना चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो बाकी में अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपके पास कुल मिलाकर 14 तरह के पद होंगे जिसमें आप अप्लाई करेंगे आईटीआई के साथ, और 3 तरह के जो अलग पद होगा वो केवल 10वीं पास पे रहेगा। तो लगभग 80 से 90% जो पद होंगे ना वो आईटीआई छात्रों के लिए होंगे। और इस बात पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें मेडिकल का भी कैटेगरी अलग अलग होता है। सारे पदों के लिए एक मेडिकल स्टैंडर्ड बनाया गया है, C1 कैटेगरी, B1 कैटेगरी, C1 कैटेगरी। और C1 B1 कैटेगरी मेडिकल का क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप कमेंट करते हैं कि किस पद के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा तो मैं इस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर आप फिट नहीं है तो हो सकता है आपको रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल के टाइम में आपको बाहर कर दिया जाए, इसीलिए मेडिकल भी आपको फिट रहना होगा, ठीक है। अब एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 33 साल तक के जो उम्मीदवार होंगे, अभ्यर्थी होंगे, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी और टेक्नीशियन में एज में छूट दिया गया है 3 साल का, इसमें भी आपको 3 साल का छूट देखने को मिल सकता है। मतलब जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन 18 साल तो रहेगा, प्लस में आपको 36 साल तक फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। 18 से 36 साल वाले अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का और छूट मिलेगा, ठीक है ना। 36 और 3 जोड़ लीजिएगा अपना। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, ठीक है। अगर आप PWD हैं, हैंडीकैप हैं, तो आपको 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एज में छूट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आने वाली है उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा। तो 3 तरह के क्वालिफिकेशन यहाँ रिक्वायर्ड है अलग अलग पदों के लिए, क्योंकि 17 तरह के पद पे भर्ती आएंगी, उसमें से अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। आइए हम जिक्र करते हैं। सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा 10th पास होना चाहिए, प्लस में आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा रहेगा 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, प्लस में आपको अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आईटीआई को बोलते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एनटीसी बोलते हैं, और इसको एनएसी बोलते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये दोनों अगर एनसीबीटी से हो या एससीबीटी से, दोनों चलेगा, ठीक है। और इसके लिए कुल जो पदों की संख्या है, ये दोनों के लिए, दोनों में से कोई एक है तो चलेगा। और इसके लिए जो पदों की संख्या निर्धारण किया गया है वो लगभग 14 प्रकार के जो पद होंगे, 14 प्रकार के पद होंगे, उस पे मौका दिया जाएगा। मतलब टोटल भर्ती का जितना भी भर्ती है, लगभग 25,000 भर्ती आने वाला है। 25,000 का 90% के आसपास पद आपके लिए रिजर्व रहेगा। किसके लिए? आईटीआई और अप्रेंटिसशिप के लिए 90% के आसपास पद रिजर्व रहेगा। ये 2 क्वालिफिकेशन समझ गए। तीसरा जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो 10th पास रहेगा, ओनली 10th पास। इस तरह के मात्र 3 प्रकार के पद हैं, 3 प्रकार के पद हैं, ठीक है, जिसमें 10वीं पास केवल क्वालिफिकेशन रहेगा। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्वालिफिकेशन आप समझ गए। अब आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। और जो आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और इसी सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। मात्र एक ही एग्जाम होगा, एएलपी जैसा 2 एग्जाम नहीं होगा, मात्र एक एग्जाम होगा, सीबीटी 1 क्वालिफाई करना होगा। अब बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है कि क्या सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, क्या टेक्निकल को ऐड किया जाएगा? तो बाबू ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है फ्यूचर में बदलाव किया जाए, लेकिन अभी तक जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के पैटर्न में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे जो मुख्य कारण है कि जो रेलवे ग्रुप डी का जो पदों की संख्या है उसमें से कुछ पद 10वीं पास वाले बच्चों के लिए रहेगा और दोनों का फॉर्म एक ही बार में भरा जाएगा, एक ही साथ एग्जाम होगा। तो बड़ा मुश्किल होगा कि 10वीं वाले बच्चों का अलग से एग्जाम लिया जाए और आईटीआई वाले बच्चों का अलग से एग्जाम लिया जाए। ऐसा भी कुछ पैटर्न नहीं है इसमें, क्योंकि इसका जो पैटर्न बनाया गया है दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। तो अगर आईटीआई टेक्निकल इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो फिर जो 10वीं वाले बच्चे हैं उनको अलग से फॉर्म भरवाना पड़ेगा, अलग से एग्जाम लेना पड़ेगा। फिलहाल रेलवे इस पे कोई विचार नहीं कर रहा है। तो मतलब साफ है कि जो सिलेबस 2018 में 2019 में था वही सिलेबस रिपीट किया जाएगा आपको 2024 में। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न में आपको बदलाव दिख सकता है, क्वेश्चन के लेवल में आपको बदलाव दिख सकता है, लेकिन सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आपको नहीं दिखेगा। जिस तरह से सब्जेक्ट ऐड करने की बात कही जा रही है टेक्निकल का, ऐसा नहीं होने वाला इस बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम का ड्यूरेशन जो होगा 90 मिनट का होगा। ठीक है ना, कितना होगा? 90 मिनट का होगा, जिसमें आपको जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी प्रश्नों की संख्या 25 होगी, मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछा जाएगा जिसकी प्रश्नों की संख्या 25 होगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके प्रश्नों की संख्या 30 होगा, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसके प्रश्नों की संख्या 20 होगा। ठीक है, टोटल की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का होगा। 90 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब रेलवे ग्रुप डी ने बाकायदा सब्जेक्ट के नाम के साथ टॉपिक का भी नाम लिख कर दे दिया है कि भाई हम इस टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे। जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ्स का भी सारा टॉपिक लिखा हुआ है। एग्जांपल के लिए बात करें, देखिए यहां पर नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, बोर्ड मास लिखा हुआ है, डेसिमल लिखा हुआ है, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। आप पढ़ के अपने से रीड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, ये अवेलेबल होगा, हर जगह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग के भी सारे चैप्टर का नाम यहां पर लिखा हुआ है। जनरल साइंस का भी चैप्टर का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन यहां पे स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम 10th स्टैंडर्ड का, मतलब 10वीं स्टैंडर्ड का सीबीएसई का जो सिलेबस है ना, उससे हम जनरल साइंस पूछेंगे। जनरल साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से प्रश्न पूछेगा और 10वीं लेवल का रहेगा सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछेगा, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, पर्सनालिटीज से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। पॉलिटिक्स, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स पूछ ही रहा है, तो लगभग सारे सब्जेक्ट को कवर करेगा, जिसको जीके एंड जीएस बोलते हैं। जीके जीएस पूरा कमांड आपको करना होगा। ठीक है, तो ये सिलेबस का पैटर्न है रेलवे ग्रुप डी का। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, जो पिछला सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना होगा, तब जाकर आप पे विचार किया जाएगा कि आपका नाम मेरिट में आएगा कि नहीं आएगा। वो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए होता है। जनरल के लिए यहां पर 40% है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहां पे 30% है, एससी एसटी के लिए 30% दिया हुआ है। ये कम से कम 100 में से इतना परसेंट नंबर आपको लाना होगा, तब आपको चाहे आपके मेरिट पे विचार किया जाएगा। ठीक है, और जो हैंडीकैप है, जो हाथ से लिखने पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, इनको 120 मिनट दिया जाएगा। आपको 90 मिनट दिया जा रहा है, इनको 120 मिनट, आधा घंटा एक्स्ट्रा इनको दिया जाएगा। ठीक है, जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एक और एग्जाम से गुजरना होता है। वो एग्जाम होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको पीईटी बोला जाता है। और ये बॉयज के लिए अलग होता है, लड़कों के लिए अलग होता है, और फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए अलग होता है। दोनों का अलग अलग कंडीशन है। इसको पास करना अनिवार्य होता है, केवल पास करना होता है। इसमें कोई नंबर और मार्क्स नहीं मिलता है। वो लोग एक अपना स्टैंडर्ड बनाए हैं, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपके जो नंबर है, सीबीटी एग्जाम का जो नंबर है, उस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आपके मन में एक सवाल होगा, क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो रेलवे ग्रुप डी कंडक्ट करता है, उसमें जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं सबको बुलाता है क्या? तो ऐसा नहीं है। पहले सीबीटी एग्जाम लेता है, क्वालिफाई जो करता है उसमें से 3 गुना बच्चों को बुलाता है। 3 गुना बच्चों को बुलाता है, किसके लिए? पेट के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। मात्र 3 गुना उम्मीदवारों को ही बुलाया जाता है। मतलब सीबीटी
वन जो एग्जाम है उसमें अगर परफॉर्मेंस बढ़िया है तभी आप पेट में शामिल हो पाइएगा। और यहां पे देखिए दो कैटेगरी बांट दिया, एक पुरुष का और एक महिला का, ठीक है, मतलब एक बॉयज के लिए और एक गर्ल्स के लिए। पहले हम बात कर रहे थे पुरुष के लिए। पुरुष के लिए यहां पे देख सकते हैं दो कंडीशन है, 1 और 2। पहला कंडीशन देखिए, 35 किलोग्राम वजन को 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करना होगा और एक ही चांस में, और उस वजन को बिना गिराए हुए। समझ लीजिए 35 केजी का वजन को 100 मीटर तक दूरी तक ले जाना है, 2 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको यह करना होगा, वजन रास्ते में गिरना नहीं चाहिए। समझ गए, तब आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। दूसरा जो टेस्ट होगा उसमें 1000 मीटर की दूरी तय करना होगा और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा 4 मिनट 15 सेकंड। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर दूरी तय करना होगा। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो आप पास माने जाएंगे। उसी तरह से हम बात करें महिला उम्मीदवार के लिए, तो यहां भी आपको दो तरह का कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। पहला कंडीशन में है कि 20 किलो का वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करना है और इसके लिए आपको एक ही चांस मिलेगा। एक चांस में 20 किलो वजन को 2 मिनट के अंदर में 100 मीटर की दूरी तय करना होगा लेकर। समझ गए, बस आपका वजन कम कर दिया, 35 की जगह पे 20 कर दिया है। दौड़ की बात करें तो आपको सेकंड जो कंडीशन है 1000 मीटर की दूरी तय करना होगा 5 मिनट 40 सेकंड में और इसके लिए भी आपको एक ही चांस दिया जाएगा। तो आपको जो महिला कैंडिडेट है उनको भी 2 कंडीशन है और जो पुरुष कैंडिडेट है उनका भी 2 कंडीशन है। तो दोनों आप अपना अपना देख लीजिएगा, इसके अनुसार आपको तैयारी करना होगा। अब हम बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन सही है तो आपको मेडिकली भी फिट रहना होगा और आपको जैसा कि मैंने बताया कि जो 17 तरह के पद हैं उसमें हर एक पद के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको हम बोलते हैं A2, A3, B1, ये मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। तो हर पद के सामने इस तरह का एक अल्फाबेटिकल में लिखा होगा A2, A1, A3, BC1, B3, इस टाइप का। तो A2 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब क्या होता है, आप यहां पर समझ लीजिए। दो के बारे में बताते हैं, बाकी को आप पढ़ लीजिएगा आप, और इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो A2 का मतलब समझ लीजिए, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। क्या क्या फिजिकली फिट होना रहेगा, देखिए डिस्टेंस विजन आपका चेक करेगा, मतलब दूरदृष्टि दोष को चेक करेगा कि दूर तक देखने की आपकी क्षमता क्या है। तो दूर तक जो आपको देखने की जो क्षमता है 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास, बिना चश्मे का 6/9 पावर आपका आंखों का होना चाहिए दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए, जिसमें नो फॉगिंग टेस्ट, इसमें फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। नियर विजन, नजदीक के वस्तुओं देखने की क्षमता। नियर विजन का मतलब होता है कि नजदीक के वस्तुओं की देखने की क्षमता आपका कितना है, तो इसमें 0.6 होना चाहिए, ठीक है। और जो 0.6 होना चाहिए वो विदाउट ग्लास होना चाहिए, बिना ग्लास का, बिना चश्मे का आपका 0.6 होना चाहिए नियर विजन। और इसमें और भी टेस्ट होगा, जैसे कलर विजन का टेस्ट होगा, बाइनोकुलर टेस्ट होगा, नाइट विजन का भी टेस्ट होगा और मेस्पिक विजन का भी टेस्ट किया जाएगा। इस तरह के मेडिकल स्टैंडर्ड को A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में रखा जाता है। और उस पद के सामने देखिएगा A2 लिखा है तो मतलब ये वाला आपका चेक किया जाएगा मेडिकल के टाइम में। बात करेंगे B1 कैटेगरी का, तो B1 कैटेगरी में जो डिस्टेंस विजन होता है, दूर की वस्तु को देखने की जो क्षमता होती है 6/9 से लेकर 6/12 तक चलता है। अगर आप बिना चश्मा का नहीं देख पाते हैं और चश्मा लगा कर देख लेते हैं तो भी आप फिट माने जाएंगे। नियर विजन 0.6 है, चश्मे के साथ अगर आप देख पा रहे हैं तो आप फिट हो जाएंगे। बिना चश्मा का तो दिखेगा ही नहीं, अगर नहीं दिख रहा है, चश्मा लगा लिए और दिख गया तो भी फिट माने जाएंगे। और इसमें भी कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन सब टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, इस पर हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। अब बात हम करते हैं अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए, कि जो बच्चे अप्रेंटिसशिप किए हैं उनके लिए रेलवे में क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा, इस पे अलग से भी वीडियो लाएंगे, लेकिन यहां भी हम थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता देते हैं। देखिए जो पेट की हम बात कर रहे थे, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात कर रहे थे, ये अप्रेंटिस वाले बच्चों को नहीं करना होता है, इनको यहां पे छूट दिया जाता है, कोई मतलब नहीं है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए जो लिस्ट जारी किया जाता है कि भाई इतने उम्मीदवारों को बुलाया गया है, किसके लिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए, शारीरिक दक्षता के लिए, उसमें इन लोगों का नाम नहीं रहता है, अप्रेंटिस वालों का नाम नहीं रहता है। तो इससे घबराना नहीं है कि उसमें हमारा नाम नहीं है। आपका नाम CBT 1 का जो लिस्ट आता है ना एग्जाम का, उसमें आपका नाम रहेगा। और जो पेट बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसके बाद जो मेरिट बनता है,
तो डायरेक्ट आपका सीबीटी एग्जाम से ही मेरिट बन जाएगा, आपको इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। तो एक फायदा आपको ये है। देखिए दूसरा फायदा क्या है कि 20% सीटें आपके लिए रिजर्व होता है, ठीक है ना। कुल पद का 20% सीट आपके लिए रिजर्व होता है। यहां पे केवल और केवल अप्रेंटिसशिप वालों को मौका दिया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए 1 लाख सीट है, 1 लाख में से 20,000 आपके लिए रिजर्व रहेगा। वहां पर केवल अप्रेंटिसशिप वाले फॉर्म भरेंगे, दूसरे को किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। और वैसे बच्चे जिनका नंबर बहुत बेहतर है तो उनको जनरल कैटेगरी में भी मौका दिया जाता है। मतलब 20% के अलावा जो 20% सीट फुल हो गया, उसके अलावा भी जो 1 लाख सीट बचा हुआ 80,000, उसमें भी आपको मौका मिलता है। तो आपके लिए काफी बेनिफिट चीज होती है। अब हम सैलरी की बात करें कि ग्रुप डी वालों को सैलरी कितना मिलता है, तो देखिए लगभग आपको सैलरी 35,000 के आसपास बनता है पर मंथ, ठीक है। पर मंथ 35,000 सैलरी मिलता है। और कुछ गवर्नमेंट के जो टैक्स वगैरह है वो काट कर, ठीक है ना, काट कर लगभग आपको 33,000 के आसपास पैसे हर महीने दिए जाते हैं, ठीक है, पर मंथ इतना मिलता है। तो देखिए जो पैसे कटे हैं आपके वो काफी काम के हैं। जब आप रिटायर होइएगा तो उस समय सारे पैसे जोड़कर कुछ गवर्नमेंट अपने तरफ से करके आपको पैसे रिटायरमेंट का टाइम देती है। तो हर किसी का कट आपका भी कटेगा। तो स्टार्टिंग सैलरी आपका ये इतना के आसपास रहेगा। काफी अच्छा सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मैंने प्रयास किया है कि सारे चीजों को हम इसमें कवर कर दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको डिटेल्स में जानना काफी अनिवार्य है। जैसे मेडिकल की हम बात करें, सिलेबस जो पैटर्न टॉपिक दिया उसकी बात करें, आपके जो कौन कौन से पदों पे बहाली आती है उसकी हम बात करें, ये सारे टॉपिक पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, जो भी सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।